अभी बताओ। अभी हाँ सर। ओके यस सर। सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक लास्ट वीक चल रहा था मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, और टॉपिक का नाम है सप्लाई। क्या नाम है सर? सप्लाई। तो सप्लाई का नाम लेता हूँ और सामने कौन आ जाता है? डिमांड। तो डिमांड तो रिसेंटली हम लोग कवर किए, ठीक है। रिसेंटली जस्ट हम लोग कुछ दिन पहले ही डिमांड कंप्लीट किए सर। कंज्यूमर बिहेवियर भी कंप्लीट किए। ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो बाद में वापस कर लेगा। जिनका एग्जाम देरी है, जिनका पास में है, वो रिवाइज करें। अच्छा, ना क्वेश्चन इज दैट सर सप्लाई में क्या पढ़ेंगे? सर सप्लाई का बेसिक हो चुका है, ठीक है। सप्लाई का बेसिक तो हो चुका है, मैंने सप्लाई क्या है और सप्लाई रिलेटेड बेसिक जो डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने लास्ट दिन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, है ना सर? कोई मुझे बता सकते हो सप्लाई किसको कहते हैं? अच्छा, एक सप्लायर का कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सप्लायर? सप्लायर माने जब कोई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सप्लाई करता है, माने इन सिंपल अगर लेमैन के लैंग्वेज में कहा जाए या आम आदमी के भाषा में, सप्लायर उसे कहते हैं जो सेलर बनते हैं सोसाइटी में, है ना। विक्रेता, या जो बिक्री करता है, प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, इन सिंपल इकोनॉमिक्स उसे सप्लायर कहते हैं, ठीक है। इन सिंपल इकोनॉमिक्स उसे सप्लायर कहते हैं। तो मैंने लास्ट दिन आप लोगों को सप्लाई के बारे में एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है सर। मैंने दिया था इन द सेंस हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। अब डेफिनेशंस भी पढ़ाया था और आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी बताया था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। इसके बिना क्या जीना यारो? सर ये कौन सा इश्क के बिना? सर ये सप्लाई बिना, मैंने एक्चुअली सप्लाई ना इनके बिना जी नहीं सकता। समझ रहे हो सर मेरा गाने का मतलब? मैं बीच बीच में थोड़ा गाना गा लेता हूँ, एक्चुअली गाना नहीं गाता, गाने का लाइन याद करता हूँ, ठीक है। ऐसे गाना है, एक बहुत पुराना गाना है, ताल मूवी में, इश्क के बिना क्या जीना यारो। हाँ, बहुत मोस्ट प्रोबेबली ऐश्वर्या राय का पहला पहला मूवी होगा, ठीक है। ताल से ताल मिला, कोई अगर सुना है तो बहुत अच्छा डांसिंग था उसमें। तो मैंने सुना है सर। सुना है? अरे चलो। तो उसमें एक गाना था, इश्क के बिना क्या जीना यारो। तो वैसे ही मुझे गाना याद आ जा रहा है कि ये सप्लाई ना इनके बिना जी नहीं सकता। मैंने प्रोडक्ट के प्राइस जितना ज्यादा होगा सप्लायर और ज्यादा खुश होते हैं, यानी ये सब फैक्टर है, इनके ऊपर बेस करके सप्लाई डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज हो सर इससे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे प्रोडक्ट प्राइस हो सकता है, रिलेटेड गुड्स का दाम हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा बात हुआ था। क्या क्या हुआ था सर? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना सर? आप लोग खुद ही बताए थे, मैंने नहीं बताया था। मैं तो जरिया हूँ सर, जवाब तो आप ही देते हो, आपका ही है। तो ये जो प्राइस है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड का दाम, लेबर का दाम, कैपिटल का प्राइस, एंटरप्रेन्योरशिप का प्राइस, ठीक है। ये सारा खेल ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? क्योंकि ये जितना पॉजिटिव साइड में रहेगा, सप्लाई उतना उमदा रहेगा। मैंने इन सिंपल, अगर मार्केट में जमीन सस्ते में मिलता है, ठीक है, सस्ते में इन द सेंस रीजनेबल रेट में, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सस्ता हो जाए, हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा सस्ता भी अच्छा नहीं है, मैंने टू मच चीप कॉन्सेप्ट इज नॉट गुड एंड टू मच एक्सपेंसिव ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। हर चीज का एक बैलेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि सस्ता हो जाएगा तो दाम नहीं मिलेगा तो सप्लायर नाखुश हो जाएगा, और एक्सपेंसिव हो जाएगा तो जो डिमांड माने कंज्यूमर नाखुश हो जाएगा। तो हर किसी को खुश रखना है। ऐसे सप्लायर का अगर मेन कैरेक्टर देखा जाए तो सप्लायर ऑलवेज यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा मिले, सर्विस का दाम ज्यादा मिले। तो प्राइस हायर होने से सप्लायर खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि टू मच एक्सपेंसिव हो जाने से भी सप्लाई को खराब हो जाता है सर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर करूंगा, केस स्टडीज बोल सकते हो आप, ठीक है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी डिस्कस कर लिया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है सर। क्रिकेट, क्रिकेट में इंडिया में बहुत लोग हैं, काफी लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को। मैंने इंडिया का, कहा जाता है कि इंडिया में क्रिकेट रिलीजियन के जैसा है, ठीक है।
एक ऐसा देश है जहां पर क्रिकेट को धर्म मानते हैं, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना, रोम रोम में बसा हुआ है, तो यहाँ पर तो ऐसा ही है सर। वेस्ट बंगाल इज द स्टेट जहां पर क्रिकेट फुटबॉल दोनों का क्रेज है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए इंडिया के कंसेप्ट में, तो क्रिकेट रोम रोम में बसा हुआ है। तो सर मैं क्रिकेट के बारे में एक बात आपके साथ कहूंगा, सप्लाई रिलेटेड, ठीक है, क्रिकेट रिलेटेड नहीं, सप्लाई रिलेटेड। फोकस एकदम पढ़ाई में, उल्टा सीधा डिस्कशन नहीं। सर आप ही करते हो, अच्छा सॉरी सर। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब मैटर लास्ट दिन हुआ था। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैं आपको क्या बता रहा था कि जब हम लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आपको एक लैंड चाहिए होता है। लैंड इन द इकोनॉमी माने खेती नहीं सर, नॉट ओनली खेती, माने नॉर्मली लैंड बोलने से लोगों को ऐसा समझ में आता है कि कोई जमीन होगा, कोई जमीन का टुकड़ा होगा जहां पर मैं राइस उगाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, या फिर मैं व्हीट प्रोडक्शन करूंगा। इट्स नॉट जस्ट दैट। इन इकोनॉमिक्स लैंड का मतलब होता है एक दीवार, मतलब एक एक क्या बोलते हैं, जहां से कोई कोई ना कोई बिजनेस चलता है। ठीक है, बड़ा बाजार में कोलकाता में एक छोटा सा फुटपाथ भी ना 10,000 टका भाड़ा होता है सर, 10,000 रुपीज, छोटा सा फुटपाथ का हिस्सा। ठीक है, धर्मतला में एक दीवाल दीवाल होता है ना, जैसे कोई घर का दीवार होते हैं ना, या फिर कोई वाल जिसको बोलते रे बाबा, एक वाल का भाड़ा भी कम से कम 5-7 हजार 8 हजार हो जाता है वाल का। यानी एक स्क्वायर फुट का वाल मिलेगा आपको 7 बाई 7 का या 10 बाई 8 का, उसी का भाड़ा दे दो। ठीक है, तो आप समझ रहे हो इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब बहुत बड़ा है। और इकोनॉमिक्स में ना लैंड का मतलब स्काई भी है, लैंड आसमान भी लैंड होते हैं, और लैंड तो लैंड होता ही है, और वाटर भी लैंड होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, जहां से आप कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, इकोनॉमिक्स उसे लैंड कहते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पर ऑफ करता हूँ, ठीक है। ऑफ करता हूँ मैंने, स्किप करता हूँ, ज्यादा भी लैंड के बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना तो आप लोग जानते हो सर कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ठीक ठाक हो ना, रीजनेबल कॉस्ट में, लैंड का रेंट अगर रीजनेबल हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल का इंटरेस्ट अगर मार्केट में रीजनेबल हो, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट अगर रीजनेबल लेवल में चार्ज करे, ठीक है। कैपिटल के बदले क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। मैंने मार्केट से लोन लेते हो रे बाबा, तो वो आपको कैपिटल घर पे हमेशा होता नहीं रे बाबा। हाँ सर, घर पे हमेशा पैसा नहीं होता। अगर इतना पैसा घर पे होता तो फिर बैंक का जरूरत ही क्या पड़ता, सब जगत सेठ हो जाता। जगत सेठ जानते हो, ब्रिटिश पीरियड में, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, एज वेल एज ड्यूरिंग सिराजुद्दौला का एरा, ठीक है, मुर्शिदाबाद में जो नवाब थे भारत का, माने बंगाल का, उस एरा में एक मारवाड़ी थे बेसिकली। बट लोग पता नहीं वो मारवाड़ी थे बोल के, बंगाली जानते लोग उनको। जगत सेठ नाम था। उनके पास इतना पैसा था, वो उस जमाने में बैंकर हुआ करता था। उनका घर है मुर्शिदाबाद में। तो ब्रिटिश को भी लोन देता था, ब्रिटिश को लोन देता था जगत सेठ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना पैसा था उनके पास। ठीक है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहीं पर उनका घर है। तो आप समझ रहे हो ना, तो कैपिटल का जरूरत ब्रिटिश को भी पड़ता था। हाँ, अरे उसके पास कुछ नहीं था, अरे कंगाल थे वो लोग। यहाँ पर आके हमसे ही पैसा लेके, हमारे पैसे में ही हमारे ऊपर राज करके चला गया। और हम लोग उनको एकदम टॉप क्लास मानते हैं। चलो वो अपना कमजोरी है कि जिनको कुछ नहीं मानना चाहिए हम लोग उसे बहुत कुछ मान लेते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन समझ जाओगे सर, मैं समझाने से नहीं समझोगे। तो जो भी हो, कैपिटल चाहिए तो इंटरेस्ट बदले में देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर, इनका क्या बताऊं सर, यही तो है जो बिजनेस करते हैं, इनको चाहिए प्रॉफिट। तो इतना भी उल्टा सीधा प्रॉफिट ना करो कि सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट के आपके प्रॉफिट प्रॉफिट के चक्कर में, टू मच प्रॉफिट के चक्कर में, मैंने दो कस्टमर आना ना बंद हो जाए। तो हर चीज का रिजनेबल होना चाहिए। एज वेल एज बाकी रह गया लैंड का, अच्छा लेबर, लेबर भी रिजनेबल होना चाहिए। अगर लेबर टू मच एक्सपेंसिव हो जाए ना तो भी मुश्किल है। अमेरिका को पता है आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए इंडिया से वहाँ काम करने जाते हैं। दुबई में लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए दुबई में इंडिया और पाकिस्तान से लेबर काम करने जाते हैं। हर तरह का लेबर है, पाकिस्तान से तो मेनली मजदूर टाइप का लेबर जाते हैं। मैंने क्या बोलेंगे, मजदूर नहीं, मैंने वर्ड मजदूर मैंने यूज किया। मैंने ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर लेबर होते हैं। एक होता है ब्लू कॉलर, मैंने जो लोग मैनुअल काम करते हैं, ठीक है, मजदूर टाइप का।
पाकिस्तान से ऐसे लोग बहुत जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, बांग्लादेश से भी जाते हैं, पर इंडिया से व्हाइट कॉलर भी जाते हैं। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, एज वेल एज इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सब जाते हैं दुबई, ठीक है। सर कहना क्या चाहते हो? सर वही वहां पर सस्ता नहीं है ना, इसलिए इंडियन मार्केट से लेके जाते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि वो लोग सस्ता में प्रोडक्ट बना पाता है, अपना जो भी प्रोडक्शन है उसमें काम लगा पाते हैं। ये जो इंडिया में आईटी सेक्टर चलता है, आप लोग जानते हो ना, आईटी जॉब चिल्लाते हैं लोग, हाँ। आईटी जॉब में ये सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में क्या करते हैं कंपनी? हाँ, आप लोग कंपनी का नाम भी सुने होंगे, टीसीएस, विप्रो। हाँ सर, नाम सुना है आप लोग, टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनी का? अरे यस सर। तो ये लोग यहाँ पर क्या करता है? ये तो हाँ, ये तो इंडिया में काम करते हैं क्या? कंपनी इंडिया का है, इन्फोसिस। कोई आइडिया है आपको ये बेसिकली किसका काम करता है? मोर देन 80% काम यूएस का करता है। यूएस कंपनी को अलग अलग बिजनेस सर्विस चाहिए होता है, बीपीओ एज वेल एज केपीओ का, उसका लेबर इंडिया प्रोवाइड करता है। इसीलिए इंडिया में बैठ के रात को काम होता है, इसीलिए सेक्टर 5 रात को जगता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो सेक्टर 5 जगता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में तब दिन है सर, इसलिए। ठीक है, तो मेनली क्या है ना, अमेरिका में एक लेबर को काम कराओ, व्हाइट कॉलर की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में सब लेबर है, बात को गलत मत लेना, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का भाषा यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक मतलब वहां पर ना लेबर बहुत महंगा है। एक एम्प्लॉय को कम से कम आपको, आईटी सेक्टर में ही बात कर रहा हूँ, 3 लाख का सैलरी देना पड़ता है मंथली, 3 लाख पर मंथ। तो इसीलिए वो लोग क्या करता है, उसी पैसे से इंडिया से 10 लेबर ले लेगा, है ना सर? क्या कहते हो? 3 लाख पर मंथ का सैलरी देके आईटी एग्जीक्यूटिव्स को अमेरिका में रखना पड़ता है, वहां का लोगों को। उसमें इंडिया का लेबर 10 काम कर लेगा, ये सुनो, 30,000 पर मंथ। अरे हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रहा है ना सर? तो इसीलिए लेबर भी एक रीजनेबल कॉस्ट में होना चाहिए, नहीं तो कंट्री प्रॉब्लम में पड़ता है। अब अमेरिका का नीड पूरा कौन कर देता है? इंडिया कर देता है, सीरियसली। और सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, वर्ल्ड का बहुत सारा कंट्री का नीड इंडिया पूरा करता है। इसलिए कनाडा में इंडियंस, लंदन में, इंग्लैंड में इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस, दुबई में इंडियंस, भारत का परचम लहरा रहा है हर काम के लिए। ठीक है, कुछ दिन बाद देखोगे कि वो देश ही खत्म हो गया, वहां इंडियन ही है। चलो अच्छा है, भारत ही रहेगा हर जगह में, भारत ही भारत का परचम है। ठीक है सर, हुकूमत करके नहीं, हम लोग काम करके जीतेंगे। ठीक है, किसी को स्लेव नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, काम करके उस देश को बना लेंगे अपना। दिल जीतना है सर। देश, हाँ, बेसिकली काम करके दिल जीत लेंगे। ओके सर, तो बेसिकली आप समझ गए सर, सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात हम लोग लास्ट दिन किए थे सर। ठीक है, अब लास्ट दिन का बात और ना करो, आगे बढ़ो सर। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस। जब प्राइस मिलता है ना प्रोडक्ट का, तो उसका सप्लाई बढ़ता रहता है। प्राइस इंक्रीज करेगा, सप्लाई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दुकानदार खुश होते हैं। मानो जो प्रोडक्ट बेच के आपको लास्ट ईयर में 1,000 रुपीज मिला था, आप क्या चाहोगे, इस साल थोड़ा ज्यादा मिले? क्या कहते हो? अगर कोई प्रोडक्ट बेच के लास्ट ईयर 1,000 टका प्रॉफिट हुआ था, इस बार एटलीस्ट 1,050 तो मांगोगे रे बाबा? ये सर नो, है ना सर? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज कैसे हो रहा है। अब इसके पीछे इन्फ्लेशन का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं अभी इन्फ्लेशन मैटर में बात नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा डिस्कशन, तो मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना चाहता, सिंपल रखना चाहता। तो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, when price increases then supply for a commodity increases, and when price decreases then supply for a commodity decreases. The supply has a positive relation with price. सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ कैसा है? पॉजिटिव है। सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइस बढ़ता है, या फिर ऐसे बोलो कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। पॉजिटिव रिलेशन, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा।
प्राइस गिर जाएगा, सप्लाई गिर जाएगा, क्योंकि दुकानदार क्या कर, दुकानदार वैसा प्रोडक्ट सप्लाई करना पसंद नहीं करेगा जिसको बेच के मार्जिन कम हो जाएगा, माने प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। वैसा प्रोडक्ट बेचने में दुकानदार को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी माने इंटरेस्ट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, माने ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बाकी देखो एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है, रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है, बताना पड़ता है, देना पड़ता है, वो अलग बात, एडजस्टमेंट अलग चीज है। बट सप्लाई का मेन कॉन्सेप्ट में आपको मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट दिन में आपको सप्लाई ग्राफ भी ड्रॉ करना सिखा दिए थे सर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सप्लाई शिफ्ट कब करता है। ध्यान से सुनना सर। हाँ, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दो बात है यहाँ पर, एक है सर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक होता है सर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट का दूसरा नाम है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मूवमेंट का ही दूसरा नाम है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और एक चीज होता है शिफ्टिंग। ठीक है, और एक चीज क्या है, शिफ्टिंग। तो सप्लाई शिफ्ट भी करता है, सप्लाई एक्सपैंड भी करता है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। कॉन्ट्रैक्शन माने बाधा पाना। क्या पाना सर, बाधा। बाधा समझते हो, बाधा माने क्या बताएंगे, रुकाव। हाँ रुकाव, रुक गया। ठीक है, सप्लाई रुक जाता है, तो उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये जो रुक जाना या बाधा, ठीक है, ये जो उत्पत्ति होता है, बाधा हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, बाधा उत्पत्ति हो गया, ये प्योर हिंदी है, संस्कृत। ठीक है, हम लोग आजकल बॉलीवुड ही हिंदी बोलते हैं ज्यादा। ठीक है, प्योर हिंदी में बोलते हैं क्योंकि वो संस्कृत से बिलोंग करता है। अच्छा चलो, हिंदी संस्कृत का बात नहीं करना है। सो मूवमेंट क्या क्या हो गया, व्हेन सप्लाई क्वांटिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओनली प्राइस। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो एरिया है ना, ये हीरो एरिया है, दिस इज द हॉट एरिया सप्लाई का। इसके बिना क्या जीना यारो। ठीक है, मैंने सप्लाई इनके बिना जी नहीं सकता, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट प्राइस को समझना जरूरी है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस को समझना जरूरी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी को समझना जरूरी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को समझना जरूरी है, एज वेल एज अदर फैक्टर को समझना जरूरी है। अगर ये समझ गए तो सप्लाई समझ गए। अब बात क्या है सर, सिंपल समझो कि जब किसी प्रोडक्ट का सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, ओनली प्राइस पे डिपेंड करता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, तो माने प्राइस बढ़ गया सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस घट गया सप्लाई घट जाएगा। When supplied quantity changes due to change in only price, when सिर्फ प्राइस सप्लाई को कंट्रोल करता है, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। और मूवमेंट का दो टाइप्स होते हैं, मूवमेंट का दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब प्राइस जब बढ़ता है, ठीक है, मैंने प्राइस इंक्रीज, ध्यान से देखो सर, बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूंगा, डोंट वरी। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, क्योंकि ये सप्लायर का इच्छा का, जो मतलब जो सप्लायर चाहते हैं, बेसिकली यही सप्लायर चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट में थोड़ा सा ज्यादा मिले, पहले से मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। पैसा नहीं मिल रहा है, आज छोड़ो यार, नहीं करना है, किसी और को बेचेंगे, जहां दाम ज्यादा मिलेगा उनको बेचेंगे। ये सप्लायर का माइंड सेटअप है। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार यही सोचता रहता है। वो अलग बात की कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि डिमांड के साथ सप्लाई को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे डिमांड के साथ सप्लाई एडजस्ट करते हैं, ठीक है, सप्लाई डिमांड के साथ एडजस्ट करते हैं, तो डिमांड भी सप्लाई के साथ एडजस्ट करते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए सर, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता, सब सबसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सब सभी के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं होता, वाइफ के बिना हस्बैंड नहीं होता। सर क्या बात कर रहे हो, अरे सर यही जिंदगी है। ठीक है, सब एकदम जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, मैंने सप्लाई डिमांड इज लाइक अ हस्बैंड वाइफ। इनके बीच में झगड़ा है, पर फिर भी इनके बीच में झगड़ा है सर। कैसे झगड़ा, क्योंकि डिमांड, कंज्यूमर डिमांड किसके पॉइंट में बता रहा हूँ सर, सुनो सर, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग सभी कोई घर पे हस्बैंड वाइफ कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो। अरे माँ बाबा को तो सब देखे होंगे ना बचपन में, है ना, सबका माँ बाबा हस्बैंड वाइफ भी तो होते हैं। आप लोग भी आगे जाके किसी का, कोई किसी का हस्बैंड बनेगा, कोई किसी का वाइफ बनेगा। अच्छा सर, कोई बोलेगा सर हमको शादी नहीं करना है, अरे मत करो यार मत करो, वो आपका मर्जी है, डेमोक्रेटिक राइट है सबका, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं किस पॉइंट में इसको हस्बैंड वाइफ का नाम दिया, ये अभी दिया सर
अभी दिया, ठीक है, पहले नहीं सोचा था, अभी दे रहा हूँ। अब हस्बैंड जैसे सोचता है, किसी भी घर में देख लो झगड़ा होता है, और ये झगड़ा हेल्दी झगड़ा है, ठीक है, तू मैं में चलता रहता है, हर घर का कहानी है। एक बचपन में एक सीरियल देखता था सर, मैं नहीं देखता था, फैमिली में कोई देखता था, स्टार प्लस बोल के एक चैनल है, उसमें चलता था। आजकल तो ये सब चैनल में देखता है, जानता भूल भी गया, जो भी हो, उसमें एक चलता था कि कहानी घर घर की ठीक है, तो कहानी घर घर की, तो क्या कहानी है, जैसे अब डिमांड का कॉन्सेप्ट के साथ में क्यों हस्बैंड वाइफ बोले, क्योंकि इनका सोच हमेशा अपोजिट होते हैं, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, इतना अपोजिट सोच होने के बाद भी अल्टीमेटली मेड फॉर ईच अदर है। एक्सेप्शनल केस को मत खींचना सर प्लीज, हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शनल सिनेरियोज, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। तो ऑपोजिट सोच होता है, पर फिर भी एक होना ही इस रिलेशन को मेड फॉर ईच अदर बनाते हैं। सप्लाई डिमांड का भी वैसा ही है। कंज्यूमर क्या चाहता है, प्रोडक्ट सस्ता में मिले। सप्लायर क्या चाहता है, क्या चाहता है, बोलो आप ही बोलो, मैं क्या बोलूं। कंज्यूमर चाहता है कि प्राइस सस्ता मिले प्रोडक्ट का, प्राइस चीप। सप्लाई क्या चाहेगा, ज्यादा दाम। ज्यादा दाम। ऑपोजिट हो गया ना, ऑपोजिट हो गया, ये हाई प्राइस मांग रहा है, ये चीप प्राइस मांग रहा है, पर फिर भी मार्केट तो इसी से बना हुआ है। क्या गजब का रिश्ता है ना, ये रिश्ता गजब का है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेड फॉर ईच अदर रिश्ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इनके बिना ये नहीं, इनके बिना ये नहीं, पर फिर भी दोनों का ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कुछ लाइफ का रिश्ते के जैसा ही है, मैंने वैसा रिश्ता जो हेवन में बनता है, बोलते हैं ना कुदरत से बन के आया है रिश्ता, ये कुदरती रिश्ता है। चलो छोड़ो सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए सही था, बट आगे पढ़ाई करना है। ये क्यों बोलता हूँ ये सब बातें, ताकि आप लोग भूले ना। और रिश्ता तो बनता छूटता रहेगा सर। ठीक है, अब देखो सर, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लायर का सोच देखो, एक्सपेंशन करो, वही सप्लाई बढ़ाओ, ज्यादा दाम मिलेगा तो ज्यादा बेचो, ठीक है। प्राइस गिर रहा है, अब कम कर दो, कम कर दो, सप्लाई कम कर दो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, सप्लाई कर्व जहां है वहीं रहेगा, ठीक है, बस एक ही जगह में खड़ा होके, एक ही जगह में खड़ा होके अपना मूवमेंट को चेंज करेगा। इसको अगर आप ड्रॉ करो, ठीक है, व्हेन यू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ, तो कैसे ड्रॉ करोगे, चलो मेरे साथ साथ, आप भी चाहो तो कॉपी में मेरे साथ साथ करो, चाहो नहीं मैं तो बोलूंगा कि करो मेरे साथ साथ। काफी स्टूडेंट्स को ग्राफ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे हर चीज में परफेक्शन आएगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं सर, एवरीथिंग। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ग्राफ भी क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपको कोई पूछे अभी कि भाई एक एक्सपेंशन का ग्राफ ड्रॉ करके बता, ठीक है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सप्लाई का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि सप्लाई में प्राइस बढ़ने से दुकानदार खुश होते हैं। पहले 100 रुपीज था, अब 110 हुआ, दुकानदार खुश हुए, ठीक है। जब 100 था, दुकानदार मानो 10 क्वांटिटी बेचता था, अब 110 हुआ, दुकानदार बोल रहे भाई चलो 11 क्वांटिटी बेच देंगे, ठीक है, या 12 क्वांटिटी बेच देंगे, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस। अब सप्लाई कर्व का क्या है, ऐसा बनता है ना सर, इसका मूवमेंट कैसा रहा फिर सर, ये इस तरफ ध्यान से देखना, मूवमेंट कैसे बना, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, दूसरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो एक ऐसा, दूसरा ऐसा, ओवरऑल मूवमेंट कैसा, ऐसा। दिस इज अपवर्ड मूवमेंट, क्या मूवमेंट बोलेंगे इसको, अपवर्ड मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एक ही जगह में है, ग्राफ में चेंजेस नहीं है, सप्लाई जहां है वही है, लेकिन मूवमेंट थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि दाम के कारण। ओनली प्राइस इज दी कंसर्न, जब सिर्फ प्राइस इसको कंट्रोल करता है, सप्लाई को। जब सप्लाई को सिर्फ प्राइस कंट्रोल करे तब ऐसा होता है। प्लीज मेरे को बताओ, क्रिश, क्रिश को थोड़ा ग्राफ में इशू होता है, शुभंकर को इशू होता है, एटलीस्ट जो लोग ऑफलाइन में आके मेरे को बताता है कि सर ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे को बताओ सर समझ में आया कि नहीं। हाँ क्रिश बोल, शुभंकर, जिन लोगों को ग्राफ में इश्यूज होता है मैं उनके बोल रहा हूँ, बोलो सर।
হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে তো? ओके। अच्छा, अब देखो सप्लाई गिरेगा, ठीक है, सप्लाई गिरेगा इन द सेंस कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मैंने सप्लाई में ना थोड़ा सा वही रोक टोक आ जाएगा, थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस गिर रहा है, ठीक है, तो सप्लायर ना खुश नहीं होंगे, ठीक है। जब बढ़ेगा, जब दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, अभी नहीं बेचना है, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट में पैसा लगाएंगे। मैं लास्ट ईयर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बताया था, मार्केट में आलू चाष करके अगर कम दाम मिलेगा, ठीक है, या पोटैटो की जगह अगर दूसरा वेजिटेबल लगाओगे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो फिर पोटैटो बेचो, सॉरी आलू वेजिटेबल बेचो, पोटैटो छोड़ दो। क्योंकि सप्लायर यही सोचता है, दो पैसा, देखो भाई हर इंसान का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहाँ से दो पैसा ज्यादा कमाया जाए, हर व्यक्ति सोचता है, चाहे एक दारवान से लेके रिक्शा वाला से लेके अंबानी तक, हर किसी का एक ही इच्छा होता है, दो पैसा ज्यादा मिल जाए, ठीक है सर, ये फैमिली वाले का यही कॉन्सेप्ट है। मतलब प्योर साधु सन्यासी जो होता है ना, प्योर बोला यूज किया मैंने, ठीक है, प्योर साधु संत सेंट जो होता है ना, उनका बात अलग है, ठीक है, भंडामी वाला नहीं सर, वो साधु नहीं होता, वो साधु के बेस में चोर होता है, ठीक है, बच के रहना सर, कौन साधु है और कौन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ मिलता है, ठीक है, फिर भी लोग क्या बोले, छोड़ो। ऊपर का खोल नहीं, अंदर का ज्ञान देखो। कबीर का एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, कबीर जी को जानते हैं ना, संत कबीर, ठीक है, तो संत कबीर का एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, दोहा में वो बोलते हैं, कभी सुनना, दोहा, दोहा इज लाइक अ पोएट्री, ठीक है, लोगों को ज्ञान दिया है सिंपल लैंग्वेज में, आज से 100 150 200 साल पहले। इन्हें हिंदू भी पूछते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, सब मानते हैं, ठीक है, जाति धर्म ऊंचा नीच सब मानते हैं कबीर को। बनारस में एक कबीर जी का मंदिर है, ठीक है, कोई उसको मंदिर कह दो, कोई मस्जिद कह दो, तो कबीर जी का वो जो मंदिर मस्जिद जो भी है, उसमें हिंदू भी पूजा करते हैं, मुस्लिम भी पूजा करते हैं, मैंने जैसा रिचुअल्स है, तो जो भी हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वहां पर एक कबीर है, बोले जात ना पूछो साधु की, साधु का जात नहीं पूछते, ठीक है, जो प्योर में साधु होते हैं, तो बोलते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है, उसका ज्ञान पूछ लो तो समझ में आएगा, तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है, बाकी आप सुन सकते हो, मिल जाएगा आपको। अच्छा आगे सुनो सर, अब सप्लाई देखो, ठीक है सर, बीच बीच में ऐसा मैं दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को पसंद हो ना हो, मैं तो अपना ही बोलता रहता हूँ। कॉन्ट्रैक्शन, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, गिरने दो, तो सप्लायर खुश नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी पहले, पहले मानो इतना सप्लाई करता था, ये पी है, पहले मानो जब दाम 110 था, अब दाम गिर के 100 हो जा रहा है, सप्लायर इज नॉट हैप्पी, ठीक है। अब देखो सप्लाई का पहले क्यू क्वांटिटी बेचता था, अब क्यू वन में शिफ्ट हो गया है, पहले मानो 10 क्वांटिटी 12 क्वांटिटी बेचता था, अब 10 क्वांटिटी बेचेगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ग्राफिकल मूवमेंट देखो कैसे चेंज हो रहा है, वेरी सिंपल, जिनका कॉन्सेंट्रेशन मेरे साथ है वो कभी नहीं भूलेगा। देखो सर मूवमेंट डाउनवर्ड कैसे बना, ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये डाउनवर्ड कैसे है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट ऐसा, क्वांटिटी का मूवमेंट ऐसा, तो एक ग्राफ ऐसा आ रहा है, एक ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो ओवरऑल मूवमेंट तो डाउनवर्ड ही होगा ना, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसे कहते हैं एक्सपेंशन। बढ़िया है, बोलो सर, एनी डाउट? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में कोई डाउट है, ग्राफ में, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए, बोलो, বোঝা গেছে, সবাই বুঝতে পারছে? है सर, अच्छी सर। थैंक यू सर। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट, सर फालतू का ट्विस्ट मत बनाओ, कोई ट्विस्ट नहीं है, जबरदस्ती ट्विस्ट ट्विस्ट करते हो, अरे सच में ट्विस्ट है, सुनो, ठीक है, ट्विस्ट से मूवी में थोड़ी होते हैं, हमारे पढ़ाई के कहानी में भी ट्विस्ट होते हैं, जो समझ गया जिंदगी बन गया सर, जो नहीं समझ पाया ना ढूंढता रह गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, भले ही बोरिंग लगता होगा, लेकिन सीरियसली मूवी से कोई कम नहीं है, जिंदगी का कहानी है ये। अब बात है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सप्लाई, अब ये कौन सी कहानी है? इसमें ना सप्लाई का शिफ्ट कर जाएगा, सर शिफ्ट माने, सर मैंने उछल के इधर उधर आ जाएगा, पहले यहाँ था, उछल के इधर आ गया, उछलने में, उछल माने
झाँप दिए, ठीक है, बांग्लादेश वाले झाँप देवा, ठीक है, पहले इधर था, झाँप दिए এদিকে চলে আসে, ঠিক আছে, पहले इधर था, उछल के इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला मैं उधर चला, मुझे पता है मुझे किधर जाना है, ठीक है, जाने कहाँ नहीं, उसको पता है किधर जाना है, ये भी मूवी का गाना है सर, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, हाय फिसल गया, लेकिन ये फिसलेगा नहीं, इसको पता है कि उसको किधर जाना है, पहले इधर था, अब इधर आ गया, पहले इधर था, अब इधर चला गया, बट क्यों, कोई हवा में हो रहा है क्या, नहीं सर, हवा में कुछ नहीं है, कहानी है। विद्या बालन का मूवी नहीं रे बाबा, विद्या बालन है ना सर, उनका एक बहुत बड़ा अच्छा मूवी बना था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विद्या बालन भी थे, कहानी, उसका 2 सीरीज आया था मोस्ट प्रोबेबली, मैं एक देखा, दूसरा नहीं देखा, आप लोग देखे हो कहानी मूवी, आई थिंक 2015-16 का होगा, बड़ा अच्छा मूवी था, बॉलीवुड मूवी, बट गजब का, वैसे विद्या बालन बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत ही अच्छे एक्टर, देखना सर, एकदम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक्टिंग गजब का है, कोलकाता पुलिस बना था, दुर्गा पूजा के ऊपर बेस करके, मैंने एक्चुअली बेस करके नहीं, कहानी का प्लॉट दुर्गा पूजा के ऊपर है। शिफ्टिंग तब होता है जब प्राइस मैटर नहीं करता, सर प्राइस मैटर नहीं करता, हाँ सर, जब प्राइस छोड़ के, प्राइस को छोड़ के बाकी मैटर काम आ, मतलब कॉन्सेप्ट में आ जाए, सर ये कौन सा चीज है, चेंज इन सप्लाई, सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पीपीआर पीएफ टीजीईओ, बट इस बार प्राइस को ना फ्रीज कर देंगे, क्या कर देंगे, फ्रीज, फ्रीज माने बार लगा दिया ना, मैथ्स में जब किसको बार लगा दिया जाता है ना, बार मैंने समझते हो, सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ, ये मैथमेटिकल यूज है, पी पी आर पी एफ टी जी ई ओ, इसमें मैं पी पे बार लगा दिया, मैंने ये फ्रीज कर दिया, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द मेन कंसर्न नाउ, अब मेन कंसर्न क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट माने बाकी जितना सारा है ना, इसके वेरिएबिलिटी के कारण सप्लाई बदलेगा, और इस बार जो सप्लाई बदलेगा वो शिफ्ट करेगा, ठीक है, प्राइस नहीं सर, व्हेन, अब इसको अगर किताबी लैंग्वेज में पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे, व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंज, देखो किताबी बात कैसे बोलते हैं, बुकिश लैंग्वेज, व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस छोड़ के जब बाकी फैक्टर सप्लाई को बदलते हैं, तब सप्लाई का शिफ्ट कर जाते हैं, किधर से किधर, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, ठीक है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, चलो प्रैक्टिकल समझने के लिए मैं आपको बोल रहा था ना सर, एक केस स्टडीज में पढ़ रहा था, एक न्यूज था, ठीक है, न्यूज क्या है सर, आप लोग क्रिकेट खेला तो देखते होंगे और खेलते भी होंगे कम बेसी, हेलो, ये क्या है सर, बैट, सर इमेज से पता चल रहा है, हम लोग बोका थोड़ी है आपके जैसा, हाँ सर, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बोका आदमी मैं ही हूँ, अच्छा है, तो बैट सर, अच्छा ये कौन सा बैट है, कोई भी बैट क्या, अरे नहीं सर, सर आप लोग जानते हो बैट कौन से लकड़ी से बनता है, कश्मीरी विलो एंड इंग्लिश विलो। हाँ चलो वेरी गुड सर, विलो, विलो बोल के एक पेड़ होता है सर, ये पहाड़ी ठंडा एरिया में होता है, विलो, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, विलो पेड़ से बनता है, ठीक है, जैसे एक हो गया हमारा कश्मीरी विलो, ठीक है, एक हो गया हमारा कश्मीरी विलो, अच्छा स्पेलिंग मेरा ठीक है, ठीक है, और एक होता है इंग्लिश विलो, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, पूछता है कैन कश्मीर एंड द इंग्लिश मोनोपोली, आप सुनो सर, ये देश भारत है, ठीक है, और इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कश्मीर है, ठीक है, सर मैं राजनीति का बात नहीं करूंगा, मैं बेसिकली कश्मीर के साथ भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कश्मीर, और यहाँ पर देश का इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उइलो का पेड़ होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के डेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना बैट यूज होता है, बैट का फैक्ट्री देखो कभी, अगर कभी कश्मीर जाओगे ना जरूर जाना, बैट का फैक्ट्री, ऐसे तो सबसे ज्यादा बैट फैक्ट्री है आपका मेरठ में,
ठीक है, बैट और बॉल का फैक्ट्री सबसे ज्यादा है इंडिया में, मेरठ में, कश्मीर में नहीं, कश्मीर में है, लोकल है, बट मेरठ इज द हब ऑफ द क्रिकेट बैट एंड बॉल, मेरठ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहां पर आपको वैराइटीज ऑफ बैट, ये इंडस्ट्री है, दिस इज द इंडस्ट्री, जो खेलता है वो खेले, पर ये इंडस्ट्री है। और इंडिया का बेस्ट बेस्ट बैट मेरठ में बनता है, पता था किसी को? हाँ सर। यस सर। थैंक यू सर, आई एम वेरी हैप्पी, अगर नॉलेज में था कॉन्ग्रेचुलेशन। सो नाउ पॉइंट इज क्या है, अब सर, अब ये मार्केट तो लोकल बैट का है, लेकिन जो बड़ा बड़ा मार्केट है ना इंटरनेशनल गेम का, वो मार्केट ये नहीं है, ये लोकल मार्केट है, सिर्फ इंडियन मार्केट को ही कवर करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, मे बी छोटा मोटा देश ले सकता है, बट इंटरनेशनल मार्केट पूरा का पूरा इंग्लिश विलो के हाथ में, माने इंग्लैंड का विलो पेड़ के हाथ। अब आपको पता है ऐसा क्यों? किसी को कोई बोलता है कि नहीं इंग्लिश विलो का क्वालिटी अच्छा है, बट आजकल साइंटिस्ट और एज वेल एज प्लेयर्स भी बता रहे हैं कि कश्मीरी विलो भी सिमिलर काइंड ऑफ और उससे भी बेहतर बैट बना सकता है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। लेकिन एक दुख का बात है सर, देखो सर, देश कैसे पीछे नहीं जाएगा? देश क्यों नहीं पीछे जाएगा? क्योंकि अब पेड़ काट दोगे तो क्या होगा? सीरियसली आपको पता है? ये देखो, अभी इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्डर ले रहा है, आई एम नॉट जोकिंग, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम ओमन, ये सब छोटा छोटा माने माने बड़ा रिच कंट्री है, पैसा बहुत है इनके पास, ओमन, यूएई, लेकिन इनका क्रिकेट इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे क्रिकेट खेल रहा है और काफी पॉपुलर है वहां पर क्रिकेट आजकल। ठीक है, और इनको भी बैट चाहिए, और ये लोग ना इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक टाइम पे इंडिया एक्सपोर्ट करता ही नहीं, सिर्फ लोकल बनता था, बट आजकल जीरो एक्सपोर्ट से इंडिया 2020 में 35,000, 2021 में 1,25,000 बैट एक्सपोर्ट किया है आउटसाइड द कंट्री, और धीरे धीरे बढ़ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कश्मीरी विलो बैट्स विल बी यूज्ड बाय क्रिकेटर्स इन 50 ओवर वर्ल्ड कप टू। बहुत बड़ी बात है सर हमारे देश के लिए। सर मैं क्रिकेट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सप्लाई का बात कर रहा हूं। जिसके दिमाग में गला चला गया वो समझ गया, और जिसके दिमाग में नहीं गया वो नहीं समझ पाएगा। और इतना छोटा सा दिमाग तो मेरे पास भी है, तो आप लोगों के पास तो होगा ही। मेरा दिमाग छोटा है सर, आप लोगों का तो दिमाग बड़ा है। आप तो समझो, देश का एक्सपोर्ट बढ़ने से देश का बिजनेस बढ़ता है, देश का प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। सर ये तो क्या पेड़ पहले नहीं था? सर पेड़ पहले भी था, पर बिजनेस का एनवायरनमेंट नहीं, और लोगों के अंदर जागरूकता नहीं। लोग सिर्फ फालतू बात को लेकर राजनीति करता है। अरे राजनीति इज इंपॉर्टेंट, देश का पॉलिटिकल सिनेरियो। उस दिन ऑफलाइन क्लास में यही बात हो रहा था, उस दिन ऑफलाइन क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लास था सर, उसमें यही बात हो रहा था कि देश का इकोनॉमी फुल्ली डिपेंड ऑन देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक पेस्टल एनालिसिस का क्लास हुआ था, जो लोग क्लास ज्वाइन किए थे ऑनलाइन में भी एज वेल एज ऑफलाइन में भी, अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज ऑफलाइन सॉरी बैकअप कर लो अभी, क्योंकि सीरियसली बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, पेस्टल एनालिसिस पता होना चाहिए। अब देखो देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पहले से काफी बेहतर हुआ है, काफी बेहतर हुआ है। कश्मीर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है आतंकवादी, है ना? आतंक से लड़के उठेगा तब ना देश कुछ करेगा। अब आतंक को हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? डिसमेंटल कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अभी भी प्रॉब्लम है, पर फिर भी कश्मीर भी जाग गया सर, कश्मीर का लोकल लोग भी जान गया सर। मैं रिसेंटली विजिट किया था एक बार, मैं बातचीत भी किया लोगों से, तो कुछ कुछ खराब इमोशनल कॉन्सेप्ट है, बट वो भी चला जाएगा, बट मैक्सिमम लोग सर समझ गया सर। लेकिन ये आम आदमी के अंदर होना चाहिए। अब देखो हो रहा है, अब देखो सर इस बार वर्ल्ड कप में प्लेयर कश्मीरी विलो में खेलेगा, और ये गवर्नमेंट का कोशिश है, एज वेल एज लोकल जागरूकता भी है। तो इंटरनेशनल मैच 400 मैन्युफैक्चरर्स बैट मैन्युफैक्चरिंग होगा इंटरनेशनल लेके। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 1 लाख लोग काम करते हैं डायरेक्टली। आप सोचो कि धीरे धीरे अगर ये इंडस्ट्री बढ़ जाएगा, कितना अच्छा होगा देश के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा और बड़े बड़े देश खरीदेगा, दाम मिलेगा, देश का इकोनॉमी में फॉरेक्स भी बढ़ेगा सर। क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, और जिस देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना ज्यादा है, आप समझो कि दुनिया उसके हाथ, मैंने आपके पास
आप रूल करोगे, इकोनॉमी में रूल करोगे। ये जो चाइना का दादागिरी है, अमेरिका का दादागिरी है, फॉरेक्स रिजर्व के कारण। पता है आपको फॉरेक्स रिजर्व क्या है? मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। सप्लाई क्या कर सकता है जान लो सर, सप्लाई क्या कर सकता है जान लो। जिस देश के पास जितना अच्छा सप्लाई होगा उस देश के पास उतना अच्छा एक्सपोर्ट होगा, और जिसका जितना अच्छा एक्सपोर्टिंग होगा वो कंट्री दुनिया में लीड करेगा। देखो सर, चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है? দেখা যাচ্ছে? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। देखो सर, देखो अच्छा, फटाफट देखो, ये सप्लाई का इफेक्ट है। आज चाइना इकोनॉमी में दादागिरी क्यों मार रहा है और अमेरिका को क्यों जलन हो रहा है? क्योंकि अमेरिका का एक्सपोर्ट गिर रहा है और चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। वो अलग बात की चाइना हमारे साथ बदमाशी करते हैं, बट अगर एनिमी कुछ काम अच्छा भी करे ना, उसका भी तारीफ करना चाहिए, और एनिमी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये सर चाइना हमारे साथ बदमाशी करते हैं, और ये बदमाशी इसलिए करते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है। चाइना के पास सबसे ज्यादा यूएस फॉरेक्स रिजर्व है सर, जिसका वैल्यूएशन है 33,57,881 यूएस मिलियन डॉलर का। ठीक है। जापान के पास सेकंड में है 12,51,171। स्विट्जरलैंड थर्ड में आता है 8,76,985। इंडिया फोर्थ पोजीशन में है करेंटली 5,90,702। लेकिन सर चाइना का फॉरेक्स रिजर्व हमसे कितना ज्यादा है? 6 टाइम्स। हाँ सर, 6 से 7 गुना ज्यादा है। यस और नो? जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे हाँ ना? यस सर यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ नहीं रहे हो। अगर इंडिया को भी रीच बनना है ना, हमारे पॉकेट में, सबके पॉकेट में पैसा चाहिए कि नहीं? सबको एक पैसा कमाना है कि नहीं? इसके लिए देश के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होना जरूरी है कि हर चीज का सप्लाई में हम लोग बेहतर हो जाए। माइक्रो लेवल में काम होगा तो मैक्रो लेवल में चेंज दिखेगा। तो अगर इंडिया 5,90,702 इतना हालत में है, अगर इंडिया, चाइना का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोक्स सेम ही है, थोड़ा बढ़ गया अभी, इंडिया अभी चाइना से भी आगे है। ठीक है। तो 140 करोड़ पॉपुलेशन लेके चाइना इतना रिजर्व के साथ है, ऑब्वियसली वो हमसे रीच है, नो डाउट। लेकिन इंडिया को अगर एटलीस्ट चाइना होना पड़ेगा हाई पॉपुलेशन के साथ, तो कम से कम 6 गुना ज्यादा तो कमाना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब एक मोदी जी काफी नहीं है, ऐसा हजारों मोदी जी चाहिए, जो सीरियसली देश का एनवायरनमेंट को बेहतर करेगा। चाहे किसी भी पार्टी से हो, फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी करे, कांग्रेस करे, सीपीएम करे, आई डोंट मैटर। बस एक क्वालिटी लीडर चाहिए जो देश में सच में तरक्की लाएगा, और हमेशा देश में ऐसा तरक्की का बात होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे हजारों मोदी जी चाहिए। मोदी जी तो और कितना दिन चलेगा सर? दिस, अगर जितना साल जिए उतना साल भी रह जाए अगर, ठीक है, 100 साल तो जी, अगर जी भी लेता है, फिर भी मोदी जी हार्डली 10-20 साल, और उसके बाद एक प्रॉपर लीडर चाहिए जो देश को ऐसा एनवायरमेंट दे। ऐसा मेरा इच्छा है, बाकी आप लोगों का अपना इच्छा। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि आज इंडिया एक्सपोर्ट में ये हालत में है, बेहतर कर रहा है नो डाउट, लेकिन सप्लाई स्ट्रांग होना जरूरी है। तो जो मैं बात कर रहा था, अच्छा आपको पता है ये जो सप्लाई का प्रॉब्लम है, कश्मीरी विलो लास्ट 100 ईयर्स में इसलिए सप्लाई कम नहीं हुआ। आपको पता है इतना पेड़ चोरी हुआ ना, विलो का पेड़ बहुत महंगा आता है, और वो पेड़ काट काट के, पेड़ को काट काट के, क्या बताऊं आपको, कि पेड़ का प्रोडक्शन ही नहीं है। अब पेड़ का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर बैट कहां से बनेगा? ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं आर्टिकल शेयर कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप फिनशॉट में जाके भी चेक कर सकते हो, ये ऑनलाइन वेबसाइट है finshot.in, आप चेक कर सकते हो। नॉलेज लेना है लो सर, कहीं से भी लो। ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा चोरी चमारी होता था, पेड़ काटता था, स्मगलिंग होता था बेसिकली। स्मगलिंग बंद हुआ है, अब लोग पेड़ लगा रहा है, रिसोर्स बना रहा है, तो रिसोर्स बनेगा तो फिर ऐसा होगा, एक दिन आ जाएगा, वो दिन दूर नहीं कि लोग इंग्लिश विलो छोड़ के सिर्फ कश्मीरी विलो में फोकस करेगा। सो बेसिकली क्या बोलते हैं सर, हिप हिप पूरे है ना? मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। ठीक है, क्या होगा, कश्मीर विलो सप्लाई शिफ्ट कर जाएगा। तो जस्ट लुक एट सर,
प्राइस कांस्टेंट है, मान के चलते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है। अब आप शिफ्टिंग को फटाफट समझ लो कि पहले आपका कश्मीरी विलो का सप्लाई मानो यहाँ पर था, ठीक है, क्योंकि पेड़ ही नहीं था, नो ट्रीज। अब पेड़ नहीं है, बैट कहाँ से बनाओगे? अच्छा क्वालिटी का पेड़ नहीं होगा तो अच्छा बैट भी नहीं बनेगा, और अच्छा बैट नहीं बनेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में एक एक बैट का दाम 8 लाख 10 लाख ऐसा दाम होता है सर। इंटरनेशनल प्लेयर जैसे बैट में खेलता है ना। हाँ सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? यस टेल मी। ये जो विराट कोहली का बैट, सचिन तेंदुलकर का बैट, या जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, काफी महंगा बैट में खेलता है, और ये महंगा बैट महंगे पेड़ से आता है। तो पेड़ होगा तब ना बनाएगा। तो इंडिया में तो बस स्मगलिंग चलता था, क्योंकि प्रॉपर पॉलिटिक्स माने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। आप सोचोगे लास्ट 75 साल में क्या क्या हुआ है, अब आज देखो क्या हो रहा है। तो कुछ तो बदला है, और जो पॉजिटिव है वो तो बोलना पड़ेगा। अगर चाइना का तारीफ कर सकते हैं तो हमारे देश का सरकार का तारीफ नहीं कर सकते हैं? सबका तारीफ करेंगे, अगर अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे, बुरा होगा तो ऑब्वियसली बुराई करेंगे। तो सप्लाई यहाँ पर था, ठीक है, तो सप्लाई यहाँ से यहाँ आ रहा है। अच्छा ये राइट शिफ्टिंग है, ध्यान से देखना सर ना। आप देखो ठीक से, ये आपका दाएं साइड में आ रहा है, आपका दाएं हाथ जिधर है उधर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सप्लाई इंक्रीज होने का सारा मैटर सामने आया है, बट प्राइस इज नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस किसी का? मानसी का अनम्यूट है, बोलो मानसी, कुछ कह रहे हो क्या? मानसी, बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा सा। ओके ठीक है, मैं म्यूट कर दिया, मैं भी हाथ लगा के हो गया सर, कोई बात नहीं। आगे देखो सर, तो फिर क्या हो गया, शिफ्टिंग कैसे हो गया? अब यहाँ पर क्या कारण आ गया सर? क्योंकि यहाँ पर प्राइस इंपैक्ट नहीं डाला, बाकी फैक्टर इंपैक्ट डाला। क्या क्या हो सकता है? देखो सर, मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, या फिर डिक्रीज इन फैक्टर प्राइस, सबसे बड़ा बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। टेक्नोलॉजी एडवांस का मतलब अगर बताया जाए तो ऑब्वियसली एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ है। पहले एक बैट बनाने में जितना समय लगता था, अभी मशीन अच्छा हुआ है तो बैट बनाने में समय कम लग रहा है। इंटरनेशनल नीड है, आपको पता है कितना लोकल लीग चलता है? हाँ, कभी अगर आप लोग ड्रीम 11 का ऐप में भी जाते हो ना, मैं देखता रहता हूँ ये सब चीजें सर, कि कभी अगर आप ड्रीम 11 वगैरह ऐप में भी जाते हो तो आपको पता लगेगा कि इंटरनेशनली क्रिकेट का एडवांसमेंट हो रहा है, पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। और जितना क्रिकेट का पॉपुलरिटी बढ़ेगा अलग अलग देशों में, ठीक है, और क्योंकि इंडिया तो क्रिकेट का हब है अभी, ठीक है, मतलब अभी इंग्लैंड से ज्यादा आईसीसी खुद चाहते हैं कि इंडिया में क्रिकेट हो मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर क्रिकेट पसंद करता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अफ्रीकन नेशंस में क्रिकेट हो रहा है सबसे ज्यादा, यहाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है ये एरिया, मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ पर विलो पेड़ है कश्मीर में हमारे, ठीक है। अब यहाँ से विलो पेड़ से बैट बनेगा, मेरठ से फैक्ट्री बनेगा, जलंधर में फैक्ट्री बनेगा, फिर मुंबई होके जहाज से ओमान पहुंच जाएगा, यमन पहुंच जाएगा, अरब पहुंच जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ने से यूरोप में भी भेज देंगे। ऐसे यूरोप में है विलो हुआ पेड़ क्योंकि ठंडा एरिया है, बट गर्म एरिया में तो नहीं होता है ना सर, कश्मीर ठंडा एरिया है ना। तो विलो पेड़ का जो बेसिक कंडीशंस होते हैं वो कश्मीर या फिर इंडिया का ठंडा एरिया जितना है, हिमालयन एरिया, वो कंडीशन है। तो जितना अपॉर्चुनिटी मिले लपेटना तो पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो शिफ्ट कर गया आपका सप्लाई, लेकिन यहाँ पर प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी, फेवरेबल पॉलिसी, सबसे बड़ा बात यही है कि पहले से कश्मीर का जो एक पॉलिटिकल सिनारियो है बदल गया सर। कश्मीर जाके देखो पता लगेगा, बाहर बैठ के बात नहीं करना है, कश्मीर जाओ, देख के आओ, कोई डरने का बात नहीं है, आराम से जाओ, ठीक है। क्योंकि आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, टूरिस्ट के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का इवन किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत बॉर्डर एरिया में इश्यूज है, वो बहुत दूर में होता है, ठीक है। जाओ कश्मीर जाओ, देख के आओ, सीरियसली। तो गवर्नमेंट पॉलिसी काफी बेहतर चल रहा है, फेवरेबल है, पब्लिक खुश है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। सो टैक्सेस में अगर गवर्नमेंट छूट दे दिया, सब्सिडी बढ़ा दिया, आई थिंक दुबई का एक सबसे बड़ा कंपनी है, क्या नाम मैं भूल गया, वो श्रीनगर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, काफी खर्चा हो रहा है।
टनल पे टनल बन रहा है ताकि जम्मू से कश्मीर पहुंचने में हार्डली 6 आवर्स टाइम लगे, जो अभी 12 घंटा लग जाता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट डिक्रीज इन प्राइस, और फ्यूचर में दाम और कम होगा तो सप्लाई और बढ़ जाएगा, या फिर अदर फैक्टर्स। तो जब सारा फैक्टर आपके साथ है लेकिन प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो सप्लाई बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर यही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, रिलेटेड गुड्स का दाम बढ़ जाना, फैक्टर प्राइस बढ़ जाना, टेक्नोलॉजी पुराना हो जाना, गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट में फेवर में ना रहना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की दाम बढ़ सकता है, तो क्या होगा? सप्लाई गिर जाएगा बस। अब देखो, अगर आपको कारण समझ में आ गया, इफ यू नो दी रीजन, ठीक है, बिहाइंड दिस, अब ग्राफ को ड्रॉ करो। कुछ नहीं है ग्राफ में, हो ग्राफ में कुछ नहीं बचा सर। ग्राफ तो बस आपका नॉलेज का एक रेप्लिका है, ठीक है, कि आप जो सोच रहे हो आप उसको एक ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन नॉलेज फर्स्ट, ग्राफ सेकेंडरी है। नॉलेज, ग्राफ पहले नहीं आता है, ग्राफ बाद में आता है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइस को कांस्टेंट करेंगे और मार्केट में सप्लाई को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सप्लाई मानो पहले, प्राइस जहां है वही है, बिकॉज प्राइस इज नॉट द क्राइटेरिया हियर। बार बार बोल रहा हूँ सर कि शिफ्टिंग जब होता है ना, तो प्राइस को मैटर नहीं करता है। प्राइस छोड़ के बाकी फैक्टर जो है वो फैक्टर मायने रखता है। जैसे प्राइस को कांस्टेंट रख दो, पहले आप इतना क्वांटिटी सप्लाई करते थे, ठीक है, तब आपका सप्लाई कर्व यहां से गुजरता था, ए गुजरने वाले सप्लाई कर्व, ठीक है। ये बॉर्डर सिनेमा का एक गाना है, याद आ गया, ए गुजरने वाले हवा जरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुजरने वाला क्या है सर? ये गुजरने वाला सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई बढ़ रहा है, एक गुजरने वाले सप्लाई कर्व क्वांटिटी बढ़ा रहा है। क्यों? सारा फैक्टर पॉजिटिव है, सरकार साथ में, टेक्नोलॉजी साथ में, ठीक है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर साथ में, तो फिर और क्या चाहिए? ठीक है, जब सारा चीज, वो बोलते हैं ना, पूरा कायनात एक हो जाता है सब कुछ दिलाने के लिए, बस एक हो जाओ, शिफ्ट करेंगे। इसको कहते हैं पॉजिटिव शिफ्टिंग। सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट क्या कहेंगे? राइट वर्ड शिफ्ट। याद रखें सर एक बात, राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब होता है जब सप्लाई अच्छा होता है, जैसे कि विलो बैट, कश्मीरी विलो, करंट कश्मीरी विलो। वो दिन दूर नहीं कि इंग्लिश विलो छोड़ के लोग कश्मीरी विलो के पीछे पड़े। अरे ये तो ब्रिटिश का प्रोपागंडा है, वो इंडिया का हर चीज को बेकार बोलेगा ताकि इंडिया के लोग इंडिया का चीज छोड़ के उनका प्रोडक्ट खरीदने जाए। मैं आपको एक चीज बताऊं, आई एम नॉट एंटी ब्रिटिश, ठीक है, मुझे ब्रिटिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इंडियन से प्रॉब्लम है, मैंने भारत, हमारे अपने लोगों से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सर, देखो ये तो बिजनेसमैन है ना, इंग्लैंड के लोग बिजनेसमैन है, वो अपना प्रोडक्ट को अच्छा बोलेगा। बट हमारे देश के लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमारी चीज को खराब बोलता है और दूसरों की चीज को अच्छा बोलता है। इसीलिए फॉरेन ब्रांड इंडिया में राज करता है और इंडियन ब्रांड फॉरेन मार्केट में भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। इससे बड़ा दुख का बात और नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग ब्रांडेड का मतलब सोचते हैं बाहर का चीज। अरे भाई, अपना प्रोडक्ट को ब्रांड बनाओ और दुनिया को बेचो, क्या बाहर का प्रोडक्ट का ब्रांड के पीछे भाग रहे हो? हाँ, एक चीज आपको बताओ सर, सुनने में बड़ा दुख लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल सोच के बाहर बोलता हूँ, आप लोगों को लग सकता है कि सर आप थोड़ा भड़का रहे हो। नहीं सर, भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये हम लोग सोचते हैं ना कि हर नाम के पीछे एक इंग्लिश नाम आ जाए तो ब्रांड बन जाएगा, देशी नाम पे ब्रांड ही नहीं बनता है। सर ये हमारा नैरो माइंडेड सोच है कि देसी नाम, हम लोग अपना ही देश का नाम को खराब सोचते हैं, लेकिन नाम के आगे जॉन प्लेयर्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सर जॉन प्लेयर्स, ये फॉरेन ब्रांड है कि इंडियन ब्रांड है? प्लीज टेल मी। पीटर इंग्लैंड, जल्दी बोलो, फॉरेन ब्रांड है कि इंडियन ब्रांड है? फॉरेन है सर। चलो चेक करते हैं। ये करेंटली किसी इंडियन ब्रांड का ही है, आईटीसी का है, पहले ये फॉरेन का था, ठीक है। देखो, कपड़ा बनाता था नॉटिंघम का, लेकिन अभी ये मोस्ट प्रोबेबली आईटीसी खरीद लिया इसको।
मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, पर मेरा ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको आईटीसी परचेस कर लिया है। हेडक्वार्टर्स नॉटिंघम इंग्लैंड, प्राइवेट शॉन प्लेयर्स। इसका या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडियन पार्ट को खरीद लिया। आईटीसी सोल्ड द ब्रांड जॉन प्लेयर्स एंड रिलेटेड ट्रेडमार्क्स इन द प्रॉपर्टी रिलायंस रिटेल। अच्छा, अभी रिलायंस के पास चला गया मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे गूगल बता रहा है, बाकी आप लोग थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब है करेंटली जॉन प्लेयर्स इंडिया का ब्रांड। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि सर प्रोडक्ट का नाम जॉन प्लेयर्स होने से ये लोग यहाँ पर क्यों परचेस करने के लिए भागते हैं? देसी नाम होने पे क्या प्रॉब्लम है? ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉन प्लेयर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉन प्लेयर्स, कोई भी फॉरेन नाम दे दो आप, ठीक है। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद फॉरेन नेम, मुझे फॉरेनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देसी से प्रॉब्लम क्या है? और यही कारण है कि इंडिया आज तक बढ़ नहीं पाया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि कॉटन का प्रोडक्ट अच्छा होता है कि टेरिकॉट का प्रोडक्ट अच्छा होता है? बोलो। माने जो होता है ना पॉलिस्टर, इससे भी कपड़ा बनता है। माने एक तो, हाँ सर बोलो, पॉलिस्टर अच्छा है कि कॉटन अच्छा है? पॉलिस्टर। किसी ने जवाब तो, कॉटन अच्छा है। सर कॉटन सिर्फ अच्छा ही नहीं है, ये महंगा भी है, एक्सपेंसिव एज वेल एज हाई क्वालिटी। चाहे कोई भी, मैंने सबसे बड़ा बात की दिस इज गुड फॉर हेल्थ। पॉलिस्टर अनहेल्दी है, आप पॉलिस्टर का मैकेनिज्म देख लेना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और कुछ इससे बनता है, प्लास्टिक का ही एक मॉडर्न, मैंने क्या इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जान के बोल रहा हूँ। अब कहना क्या चाहता हूँ, ब्रिटिश हम लोगों को अपना पॉलिस्टर बेचता था और हमारा कॉटन सस्ता में ले जाता था, और लोगों को समझाता था कि भाई तुम्हारा पॉलिस्टर, हमारा हमारा कॉटन सस्ता है। और हमारे इंडिया से कॉटन का प्रोडक्ट बांग्लादेश, आज तो बांग्लादेश हो गया सर, बट पहले ये बंगाल हुआ करता था। बंगाल का एक कपड़ा का ब्रांड होता था, ब्रांड नहीं एक नाम है, मॉस्लिन, नाम सुने आप लोग? मॉस्लिन कपड़ा बोलते हैं उसको, वो आज भी वर्ल्ड फेमस है। ये जो बड़े बड़े लहंगा बनता है, वो क्या बोलते हैं जो शादी में पहनते हैं क्रिश्चियन लोग, उसको क्या बोलते हैं, गाउन, गाउन बोलते हैं मोस्ट ऑफ। वो, अरे देखा नहीं क्वीन लोग क्या करते हैं, उसको पहन के दूर तक चले जाते हैं, पीछे कोई पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसका जो पीछे का टेल्स है। सो समझ रहे हैं, वो सब मॉस्लिन से बनता है, मॉस्लिन और उसके साथ थोड़ा सा आजकल इम्प्रोवाइजेशन हो गया। और ये बंगाल में बनता था फ्रॉम मुगल एरा, या उससे भी पहले से, मुगल एरा में ज्यादा पॉपुलरिटी हुआ, बट उससे भी पहले से बनता था, क्योंकि एक दिन में तो लोगों के अंदर कारीगरी नहीं आता है ना। अब हमारा चीज इतना महंगा है, वो यहाँ से लेके चला जाता था यूरोप में बेचने के लिए, और उनका पॉलिस्टर का प्रोडक्ट मैनचेस्टर से बना के हमें आगे यहाँ पर बेचता था, और हम लोग भी खुश, ब्रांडेड। सो बड़ा फनी थिंग सर। अब एक देश का इंसान इतना बोका कैसे बन सकता है? आई डोंट नो सर। अब चलो कुछ भी कारण हो, लेकिन अभी बदलने का टाइम आया है, पर अभी भी ना बदले, ये माइंड सेटअप है, दिस इज अ माइंड सेटअप। अब माइंड सेटअप अभी तक अगर नहीं बदलेगा तो देश पीछे रहेगा, इकोनॉमी पीछे रहेगा, आपको जॉब क्राइसिस होगा, इकोनॉमी पीछे रहेगा, जीडीपी पीछे जाएगा, फॉरेन रिजर्व पीछे जाएगा। चाइना को इसीलिए मैं सलाम करता हूँ इस मैटर पे, भले ही वो हमारा इंडियन नहीं हो, कम से कम अपने चीजों के बारे में, अपने अपने बारे में अच्छा सोचता है, और इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है डे बाय डे, जो अभी तक इंडिया नहीं कर पाया। स्वाभिमान होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने देश के कल्चर के प्रति, अपने देश का नियमों के प्रति, अपने देश के चीजों के प्रति। ये स्वाभिमान जब तक इंसान के अंदर नहीं आएगा ना, तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कुछ भी रीजन से। इंटरनल मैटर रहेगा सर, झगड़ा अंदर में फैमिली में कौन नहीं करता, लेकिन देश सबसे पहले, देश सबसे पहले। ये जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगा ना, तब तक मुश्किल है सर। इकोनॉमी के साथ इतना बड़ा कनेक्शन है सर, बहुत बड़ा कनेक्शन है, आप देख लो, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ आपको। नहीं तो इंग्लिश विलो इतना दिन मार्केट बना के बैठा है, कश्मीर विलो क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज हमारा नैरो सोच,
पॉलिस्टर का कपड़ा मैनचेस्टर के बन के इंडिया में आ रहा है। हमारे अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा का फैक्ट्री है सबसे ज्यादा, सूरत में और अहमदाबाद में। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, कहा जाता है कि अहमदाबाद इज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा क्यों बोलेंगे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? वाई? क्यों हम इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलेंगे? क्यों ना मैनचेस्टर को इंग्लैंड का अहमदाबाद कहा जाए? सोच में फर्क होना चाहिए कि नहीं? हम लोग ज्यादा कपड़ा बनाते हैं, ज्यादा क्वालिटी कपड़ा बनाते हैं अहमदाबाद में, कभी विजिट करना। मैनचेस्टर को इंडिया का, इंग्लैंड का अहमदाबाद बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये सोच होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए। सर आप तो झगड़ा में आ गए। नहीं सर, झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अगर आपको सच में सप्लाई को शिफ्ट करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समय आया है जागने का। अगर अभी भी नहीं जागेंगे फिर सोए ही रहेंगे सर। सोते रहिए, आप भी सोए हो, मैं भी सोता रहता हूँ। आप जो सीख रहे हो, समझ रहे हो, दूसरे को बताओ। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है? अब देखो सप्लाई नेगेटिव कब होता है? सिक उल्टा होगा। पहले सप्लाई कब यहां पर था, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग है सर, इसको अपवर्ड ना समझे। कोई कुछ लोग ना गलत सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ क्या देखो, प्राइस है यहाँ पर, ठीक है? प्राइस को तो कांस्टेंट रखेंगे। सप्लाई पहले ज्यादा हो रहा था क्योंकि सब कुछ फेवरेबल था, लेकिन अब कुछ चीज और फेवरेबल नहीं है। तो पहले जब सप्लाई का अब यहाँ था तो सप्लाई ज्यादा हो रहा था, ठीक है, इस गली से गुजर रहा था। अब सप्लाई इस गली से गुजर रहा है। तो कोई बोलेगा सर ये तो अपवर्ड हो गया। नहीं सर, अपवर्ड नहीं है। सप्लाई कब खुद ही अपवर्ड रेजिंग होता है एंड उसका कारण अलग है, आपको पता है। लेकिन इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। क्योंकि देखो ये आपके बाएं साइड में जा रहा है। आप कंप्यूटर में भी देख रहे हो ना, आप ठीक से देखो, ये बाएं साइड में जा रहा है। तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग क्यों हो रहा है? व्हाई दिस लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग? ये लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ आपके फेवर के अगेंस्ट में जा रहा है। प्राइस कांस्टेंट है बट गवर्नमेंट पॉलिसी आपके फेवर में नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके फेवर में नहीं है, एग्रीकल्चरल सिचुएशंस मैंने नेचुरल मैटर आपके फेवर में नहीं है, ठीक है? मे बी एनवायरमेंटल इश्यूज, बाढ़ आ गया। अच्छा स्मगलिंग, ये जो इलो पेड़ का स्मगलिंग चलता था अब बंद हो गया है, पहले से कम हुआ है। अब पेड़ काट के स्मगल कर दोगे तो देश का इकोनॉमी का क्या होगा? स्मगलिंग बंद होना चाहिए, है ना? ओवरऑल सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचने से बड़ा होता है। सिर्फ अपने बारे में सोचेगा कोई ना इंसान तो बस वहीं रहेगा, देश के बारे में सोचेगा तो बड़ा कुछ होगा। तो सर दिस इज कॉल्ड डिक्रीज, ओके, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज। दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई, दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई। बोलो सर, काफी कुछ बोल दिया, बहुत देर बाद आपको पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रैक्टिकली भी बताया और ग्राफिकली एंड किताब बुकिश भी बताया। एनी प्रॉब्लम सर? अरे बुझते पहले से सवाई, हाँ ना तो बोलो। हाँ, यस और नो? हाँ सर बुझ गए। ओके सर, अब दिमाग खा लिया आप लोगों का। सर अब एक पॉइंट है, अब शिफ्टिंग बता दिया, मूवमेंट भी बता दिया, भूलना नहीं सर, ठीक है? मेरा हिसाब ऐसा है कि जिंदगी में बार बार नहीं पढ़ना है। सिनेमा बार बार थोड़ी देखते हैं, एक बार अच्छा लग गया बस हो गया। अब जरूरत पड़ने से एग्जाम से पहले देखो, रिवाइज करो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार क्या पढ़ो। मतलब कोशिश करना, हर चीज तो समझ में नहीं आएगा बट जितना हो सके। सर आप तो एकदम माथा खराब कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब व्हाट इज इलास्टिसिटी? ये डिमांड का क्लास जो लोग कर चुके हो उनको पता हो गया। सर डिमांड में तो डिमांड का इलास्टिसिटी पढ़े, सप्लाई का इलास्टिसिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ख्याल और कुछ नहीं है, ख्याल बस इलास्टिसिटी का है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, आम आम भाषा में इलास्टिक का क्या मतलब होता है? इलास्टिक माने जो चीज
बढ़ता भी है घटता भी है ना, इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, उसे इलास्टिक कहते हैं। जैसे कि गार्डर है ना, रबर होता है ना, इवन जो लोग हम लोग सर पे भी लगाते हैं, लड़की लोग स्पेशली गार्डर बांधते हैं बालों पे, इलास्टिक भी बोलते हैं ना। पैंट शर्ट में भी इलास्टिक होते हैं, तो इलास्टिक का यूज बहुत है। तो सप्लाई का इलास्टिसिटी का क्या मतलब? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द responsiveness of the quantity supplied of a good to a change in its price। किसी प्रोडक्ट के दाम के कारण जब उसका क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो और सिंपल तरीके से बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। और अगर आप इसको मैथमेटिकली बोलो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ सर, बहुत सिंपल करता हूँ। प्राइस के कुछ प्रतिशत चेंज के कारण, प्राइस के चेंज के कारण, किसी प्रोडक्ट के प्राइस के परसेंटेज चेंज के कारण डेल्टा माने चेंज होता है सर। ये ग्रीक मैथ्स है, ग्रीक में यूज करते हैं, ग्रीक मैथमेटिकल यूज है ये सर। इंडिया में भी चलता है, पूरा वर्ल्ड में चलता है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, ये चार्टर्ड अकाउंट भी पढ़ते हैं, सीएमए वाले भी पढ़ रहे हैं, सीएस वाले भी पढ़ रहे हैं, यूएस में जो लोग सीएफए कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो सीपीए कर रहा है वो भी पढ़ रहे हैं, जो एसीसीए का पढ़ाई करता है वो भी करता है, जो सीपीए का पढ़ाई करता है वो भी करता है, सब करते हैं। बांग्लादेश में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में सब पढ़ते हैं, यही चीज पढ़ता है। सुनो ध्यान से सुनो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी बाई परसेंटेज डेल्टा प्राइस। सो जब प्राइस के प्रतिशत चेंज के कारण डिमांड में जितना प्रतिशत चेंज आएगा, सॉरी गलत बोला मैंने, सप्लाई में, डिमांड नहीं, यहाँ पर तो सप्लाई है, सप्लाई में जितना प्रतिशत चेंजेस आएगा उसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। इसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको एग्जाम में सप्लाई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, अगर डायरेक्ट परसेंटेज दे देगा तो जस्ट डिवाइड कर देना, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई का चेंजेस बाय प्राइस का चेंजेस। और अगर नहीं मिलेगा तो डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड ओरिजिनल मतलब चेंज क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है सर, ये हो जाता है आपका, ये आपका क्या हो जाता है? जब आपको चेंजेस पता नहीं रहेगा तब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कितना प्रतिशत चेंजेस है अगर पता नहीं है तो ओरिजिनल के साथ कैसे इसको मेजर करना है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये दोनों बहुत काम में, क्योंकि मैथ्स पूछते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, चाहो तो देख लो, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। इवन मैं भी जब आप लोगों का रिसेंट एग्जाम लिया था और आगे भी लूंगा, ठीक है, क्लास टेस्ट, ठीक है, तब भी पूछूंगा सर, गलत नहीं होना चाहिए। As a result of 10% change in the price of a commodity X, the suppliers are willing to supply 15% more of the commodity X। सर बात को समझे, किसी X नाम का कोई प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल X इक्वल्स टू एनीथिंग लाइक एनी ऑयल, ठीक है, X का दाम 10% में बढ़ जाएगा तो X का सप्लाई 15% में बढ़ जाएगा। तो आपको पूछता है कि अगर दाम 10% में बढ़ रहा है, एक्स प्रोडक्ट का प्राइस अगर 10% में बढ़ रहा है, जितना भी पहले दाम था, पहले 1000 था तो भी 10% का मतलब वही होता है, पहले 100 था तो भी 10% का मतलब वही होता है, परसेंटेज का बात किया है। पहले 1 टका था, अभी 10% बढ़ा है, चाहे कुछ भी हो, 1000 का प्रोडक्ट हो, 100 का हो, 1 टका का हो, डजेंट मैटर। बात है कि 10% में प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस चेंज 10% है तो आपको पता है परसेंटेज डेल्टा प्राइस कितना है, 10%, और सप्लाई कितना चेंज हुआ, 15%। सो 15% बाई 10% कितना होता है? प्लीज टेल मी सर, 15/10 माने 1.5 है ना, 15/10 माने 1.5 तो कत है, ठीक बोलছি तो रे सर, आप लोग बताओ समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन?
इतना चुप रहोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आ रहा है सर। लेकिन सर इस 1.5 का कुछ मतलब होता है, ये हाँ बात सर। मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। ये जो 1.5 है इसका कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का इलास्टिसिटी ऑलवेज 1 से मेजर होता है। किससे मेजर होता है सर? 1 से। ठीक है, तो आपको देखना ये पड़ता है क्या क्या इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। ये मेजरमेंट क्राइटेरिया है। किसी भी चीज का एक मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है ना, तो इलास्टिसिटी का मेजरमेंट क्राइटेरिया 1 से होता है। एक वन इज द क्राइटेरिया। माने क्या मोर देन 1 है, क्या लेस देन 1 है, क्या इक्वल्स टू 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 क्या है सर? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 कि इक्वल्स 1? यस बोलो। ग्रेटर देन 1 है ना सर? तो जिसका इलास्टिसिटी ग्रेटर 1 से, देन 1। थैंक यू सर, तो वेरी गुड सर, यस थैंक यू। तो जब प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होता है ना, उसे हम लोग इलास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक। और कैसा इलास्टिक? मोर देन इलास्टिक। माने ये प्रोडक्ट ना एकदम इलास्टिक है, क्योंकि दाम का 10% बदलने में जिसका डिमांड सप्लाई 15% बढ़ जाए, वो ऑब्वियसली इलास्टिक प्रोडक्ट होगा सप्लायर के इस एंगल से। ठीक है, अगर ये 1 होता तो ये यूनिट इलास्टिक होता, माने नॉर्मल इलास्टिसिटी है। और अगर 1 से कम होता, ठीक है, तो उसको हम लोग लेस देन इलास्टिक मानते। माने मार्केट में इसका सप्लाई थोड़ा सा कम ही होता है कंपेरेटिवली। और अगर 0 के आसपास आ जाता तब तो हालत खराब। तो देखो, इलास्टिसिटी मेजर करने का सिमिलर तरीका है, सिमिलर काइंड ऑफ तरीका है इलास्टिसिटी मेजर करने का। जैसे जैसे सिस्टम को आपको मैंने डिमांड में पढ़ाया था, वैसा ही सिस्टम आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम आपको यहाँ पर भी मिलेगा। पॉइंट इलास्टिसिटी एज वेल एज आर्क इलास्टिसिटी। अब यहाँ डिमांड में ही ज्यादा इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होता है, पूछता है। बट यहाँ पर भी अगर आपको पूछे, ठीक है, कि कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो आप पॉइंट इलास्टिसिटी भी यूज कर सकते हो। बट मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम है आप उसको जान लो, ठीक है, दैट इज आर्क सिस्टम। ये सबसे पॉपुलर है। ठीक है, मैंने सबसे पॉपुलर क्यों? सबसे पॉपुलर इसलिए क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड में ये आर्क माने प्रेशर, ये प्रेशर सिस्टम को सबसे ज्यादा अहमियत मिला है, पॉइंट से भी ज्यादा अहमियत। तो अगर आपको कभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछे, आप आर्क इलास्टिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल है, यू कैन गो थ्रू। P and Q are original price and quantity respectively, and P1 Q1 are subsequent price and quantity respectively. ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई प्रोडक्ट है जिसमें प्राइस दिया और क्वांटिटी दिया। पी क्यू ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी है, और P1 Q1 चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी है। कोई प्रोडक्ट है जिसका पहले दाम 10 टका था, अभी दाम 11 हो गया। पहले क्वांटिटी 20 यूनिट सेल होता था, अभी 22 यूनिट सेल हो रहा है। तो दे आस्क यू टू कैलकुलेट दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या करना है? जस्ट पुट इन द फॉर्मूला। सबसे बेस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, ये डिमांड में भी मैंने सिखाया था, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q प्लस Q1 इनटू ओरिजिनल प्राइस प्लस ओरिजिनल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस माइनस चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो तो आप देखो आपका आ जाएगा सर 20 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 22 इंटू 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 11। सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप देखना इलास्टिसिटी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसका इलास्टिसिटी 1 है। दैट मींस दिस इज अ यूनिट इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट इलास्टिक। माने ये जो प्रोडक्ट है ये नॉर्मल इलास्टिसिटी माने क्या बोलेंगे उसको, माने बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। जो इलास्टिक होते हैं कि थोड़ा सा दाम परिवर्तन हो जाएगा तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाता है। ऐसा प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत भी दाम परिवर्तन होता है ना, बढ़ता है, तो हल्का फुल्का इलास्टिसिटी है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, तब वो 1 होता है। तो ये आर्क इलास्टिसिटी मेथड याद रखना सप्लाई के लिए। ठीक है, पॉइंट मेथड थोड़ा सा सप्लाई में डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है। आप लोगों को मैं अभी डेरिवेटिव बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में नहीं है, क्योंकि ये डीवाई डीएक्स का खेला है। आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को मैम को बताऊंगा एक बार डेरिवेटिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देने के लिए। ठीक है, ऐसे जो लोग सीए स्टूडेंट्स हैं
उनको डेरिवेटिव हल्का फुल्का करना पड़ता है। तो बेसिक्स डेरिवेटिव अगर हल्का सा एक क्लास भी आप सुन लोगे ना मैम का, तो आपको ये dy ds का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको ये इक्वेशन समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल इतना नेसेसिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई जानना चाहता है मैं बिल्कुल बोलूंगा, ठीक है। और डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने से मैम को बोलूंगा कि हल्का सा आइडिया दे देने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है डेरिवेटिव कैलकुलेशंस का। जितना जरूरी है मैथ्स को करने के लिए या इकोनॉमिक्स को समझने के लिए उतना काफी है, ठीक है सर। लेकिन पॉपुलर क्या है, आर्क है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। चाहे वो सब डिमांड के लिए हो चाहे वो सप्लाई के लिए हो, आर्क मेथड इज द बेस्ट मेथड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और स्पेशली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इवन एमबीए लेवल में भी आर्क मेथड ज्यादा अहमियत बनता है। पर फिर भी पॉइंट मेथड में आपको पहले भी समझा दिया था डिमांड पे। यहाँ पर थोड़े डेरिवेटिव मेथड है, एक बार गो थ्रू करके रख सकते हो अगर नहीं समझ में आए डेरिवेटिव, क्योंकि उसके लिए डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए। मैं अभी डेरिवेटिव में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये dy ds का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको dy ds समझाना पड़ेगा जो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या फिर मैम से भी थोड़ा सा डेरिवेटिव का आइडिया दे दूंगा। और अगर किसी को डेरिवेटिव पता है, लाइक अगर किसी ने 11-12 में डेरिवेटिव किया है, प्योर मैथ्स किसी का था, तो वो देख के समझ जाएगा, बिकॉज ये इजी एक मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बट जिन्हें पता नहीं है उनको मैं कभी बता दूंगा फ्रेशली, ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है सर। अच्छा, कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना तरह का हो सकता है, ये चीज मैंने आपको डिमांड में भी बोला था, यहाँ पर भी काम कर रहा है सेम टू सेम। सर इलास्टिसिटी मोर देन वन हो सकता है, इक्वल्स वन हो सकता है, लेस देन वन हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट हो सकता है। मेनली 5 तरह का होता है, और इलास्टिसिटी जीरो भी हो सकता है। सर जीरो भी हो सकता है, हाँ सर जीरो भी हो सकता है, इलास्टिसिटी कैन बी जीरो ऑल्सो। अच्छा, अगर आपको कोई इलास्टिसिटी के ऊपर बेस करके सप्लाई का ड्रॉ करने बोले तो कर लोगे? हाँ सर, सर क्या बात कर रहे हो सर, सुन लो थोड़ा, 2 मिनट बताऊंगा समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को इलास्टिसिटी के बेसिस में सप्लाई का ड्रॉ करना पड़ेगा सर, बिकॉज ये सब आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन पूछता है, एंड आप लोग रेडी रहना सर, बी रेडी ऑलवेज। कैसे करना है देखो। अच्छा, सबसे पहले ना इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 का बेसिक इक्वेशन क्या है, कि प्राइस चेंज हो रहा है 10% में, प्राइस चेंज हो रहा है 10% में, सपोज प्राइस बढ़ रहा है 10%, तो सप्लाई का क्या होगा प्लीज टेल मी। अगर प्राइस 10% में बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो सर, आप लोगों का जवाब चाहिए। अगर प्रोडक्ट का प्राइस 10% में इंक्रीज करेगा तो सप्लाई इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बढ़ेगा सर, थैंक यू, ठीक है, इंक्रीज करेगा, बिकॉज यही लॉ ऑफ सप्लाई है, दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। यस सर, वेरी गुड, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, इंक्रीज करेगा। सो प्राइस इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज। नाउ पॉइंट इज दैट कितने परसेंटेज में इंक्रीज, मैंने इंक्रीज तो ठीक है, बट हाउ मच परसेंटेज, ठीक है। सपोज प्राइस चेंज हुआ, कैसे बताऊं, डेल्टा प्राइस कर देता हूं, डेल्टा प्राइस, ठीक है, डेल्टा प्राइस परसेंटेज ऑफ डेल्टा, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, ये भी 10% में बढ़ा और ये भी 10% में बढ़ा, तो इलास्टिसिटी कितना होगा, 10/10, 1। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक, ठीक है, वेरी सिंपल। व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 10% इधर का चेंज, 10% उधर का चेंज, इक्वल्स 1, दिस इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। माने जो प्रोडक्ट जनरल लेवल में इलास्टिक होते हैं नॉर्मल, ठीक है, उस तरह का प्रोडक्ट में ऐसा सप्लाई होता है। सर ग्रेटर देन 1 कब होगा, बड़ा सिंपल है, अगर परसेंटेज डेल्टा सप्लाई मानो 20% में बदला है, जबकि प्राइस 10% में बदला है,
प्राइस इंक्रीज 10% बट सप्लाई इंक्रीज हो गया 20%। ऐसे प्रोडक्ट के केस में इलास्टिसिटी मोर देन 2 होता है, मोर देन 1 होता है, और मोर देन 1 माने इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और इसमें इसका मतलब है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, एक से ज्यादा। यूनिटरी का मतलब होता है 1, एक से ज्यादा इलास्टिक। सर लेस देन कब होगा? सर सिंपल है ना, जब डेल्टा परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा प्राइस, मानो ये चेंज हुआ 8% में और ये चेंज हुआ 10% में, माने प्राइस 10% में बदला पर सप्लाई 8% में बदला, तो 0.8 माने लेस देन 1। कैलकुलेशन क्लियर है ना सर? बोलो, परसेंटेज कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन क्लियर है ना? और इलास्टिसिटी जीरो भी हो सकता है। सर ऐसा कब होता है? when price of a commodity does not influence supply of that commodity, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस उसका सप्लाई को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करता, that situation is called perfectly inelastic supply। चाहे प्राइस कुछ भी हो, सप्लाई अपने पोजीशंस में वैसा ही रहेगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। ठीक है, सॉरी ये वाला, चाहे प्राइस कुछ भी हो, माने यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, माने दाम 10 हो, दाम 15 हो, दाम 20 हो, दाम 25 हो, डजेंट मैटर, सप्लाई यहाँ है तो यहीं पर रहेगा, इलास्टिसिटी जीरो। ऐसे सिचुएशंस में इलास्टिसिटी वर्टिकल होता है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वर्टिकल कब होता है? जब प्राइस सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता, जब प्राइस सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता तब वर्टिकल सप्लाई देखने को मिलता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कब होता है? हॉरिजॉन्टल कब होता है ना? ये दोनों चीज समझना जरूरी है। इन ए सिचुएशन इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, दाम नहीं बदल रहा है पर दिन ब दिन डेवलप उसका सप्लाई बढ़ते जा रहा है। दाम नहीं चेंज हो रहा है सर, दाम अपने जगह में है, पर एक्चुअली क्या है ना, लोगों को पता लगा है कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, दाम चेंज नहीं हुआ, लोग जागरूक बन गया, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के पीछे लोगों का पॉपुलैरिटी बढ़ गया। तो इसलिए ग्राफ ग्राफ कैसे होगा? दाम जहां था वही है, मानो दाम यहां था यहीं पर है, ठीक है, और उसका सप्लाई दिन बे दिन बढ़ती जा रहा है, दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है, कभी 10, कभी 20 क्वांटिटी, कभी 30 क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, या फिर कम भी हो सकता है। जैसे बढ़ने का बात करो, उसे कमने का भी बात हो सकता है। चेंज का मतलब दोनों होता है, इंक्रीज इज ऑल्सो चेंज, डिक्रीज इज ऑल्सो चेंज, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट प्राइस कुछ भी हो, सॉरी प्राइस कांस्टेंट बट सप्लाई दिन दिन बढ़ रहा है, प्राइस कांस्टेंट बट सप्लाई बढ़ रहा है, तब सप्लाई का हॉरिजॉन्टल होता है। प्लीज टेल मी सर, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? तो फिर आगे का बात इजी है। बोलो सर, ये दोनों ग्राफ क्लियर है? हाँ हाँ सर। अब सर मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं, बाकी दो ग्राफ आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। मैं इसको डिस्कस कर देता हूं, दिस वन, बाकी ये भी समझ जाओगे, ये भी समझ जाओगे। आसान है सर, वेरी इजी, वेरी इजी सर, एक को समझो बाकी इजी हो जाएगा। कैसे ड्रॉ करें? जस्ट अ मैथमेटिकल डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ये जो डिफरेंस है ना, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल डिफरेंस। कैसे डिफरेंस है? देखो यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन प्राइस इक्वल परसेंटेज में रहा है। अगर आप ग्राफिकली बताओ तो Q1 का चेंजेस का डिफरेंस जितना परसेंटेज में होगा, सपोज ये भी 10% चेंजेस हैं, ये भी प्राइस का चेंजेस भी उतना ही है, P1 भी सेम परसेंटेज में, तो जितने प्रतिशत में प्राइस बदला है उतने प्रतिशत में क्वांटिटी बदला है मार्केट में सप्लाई। तो इस सिचुएशंस में डेल्टा पी जितना परसेंटेज चेंज हुआ है, डेल्टा क्वांटिटी अगर सेम परसेंटेज में चेंज होता है, आपका सप्लाई कर्व देखने में ऐसा रहेगा। तो ऐसा ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या दिमाग में रखना पड़ेगा?
दिमाग में क्या रखना पड़ेगा सर, ये गैप गैप, ये जो गैप है ना सर, गैप को इक्वल रखें। मैंने इधर भी 10% का गैप का मतलब जितना होता है, इधर भी 10% का मतलब उतना ही होना चाहिए। तो आपका ग्राफ देखने में ऐसा रहेगा। ये गैप को समझो, ये इक्वल परसेंटेज में दिखना चाहिए, माने ये 10% का गैप दोनों में सेम वैल्यूएशन का होना चाहिए, माने सेम मेजरमेंट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ये खेल बदल जाएगा जब 20% बाई 10% का गैप बनेगा। 20% बाई 10% माने जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होता है, चाहे 1.5 हो जाए, माने 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी, क्वांटिटी का गैप बड़ा है, दिस इज अ 20% गैप, प्राइस का गैप छोटा है, दिस इज अ 10% गैप। अच्छा, रियल लाइफ में ये 10% हो सकता है, ये 5% हो सकता है, मैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रियल लाइफ में सिचुएशंस कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट समझो। क्वांटिटी डिमांड का चेंज, सॉरी क्वांटिटी सप्लाई का चेंजेस ज्यादा पर प्राइस का चेंजेस कम, तब आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। एंड लेस देन 1 कब होगा, आपको पता है, जब 8/10 होता है, यानी ये 8% का चेंजेस है डिमांड, ये छोटा होगा, दिस इज 8% का चेंजेस, बट प्राइस बड़ा होगा, ये 10% का चेंजेस, तब ग्राफ का देखने में ना ऐसा होगा। सप्लाई का आपका कैरेक्टर बदल जा रहा है सर, ये नॉर्मल था, ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ये थोड़ा स्टीप हो गया खड़ाई, ये थोड़ा सो गया, ये थोड़ा मीडियम में है, मॉडरेट है। देख लो अभी, ये पूरा पूरी वर्टिकल है और ये पूरा पूरी हॉरिजॉन्टल है। और जब सब ग्राफ को आप एक जगह में प्लॉट करोगे तो उसे सप्लाई कर्व का मैप कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इलास्टिसिटी यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो तो ये 0 है, लेस देन 1 देखने में थोड़ा सा फ्लैट स्टीफ है, उसके बाद आता है इक्वल 1 जो बीच का है, ठीक है, माने मॉडरेट, ग्रेटर देन 1 जो थोड़ा सा फ्लैटर है ये वाला, और जो सोया हुआ है हॉरिजॉन्टल, दिस वन। जब एक जगह में तुम सब सूरों को बांध दोगे ना, सब तारों को, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखने में ऐसा होता है, 5 in 1, इसको इलास्टिसिटी मैप भी कहते हैं। एक होमवर्क है सर, घर पे सारा ग्राफ को प्रैक्टिस करना है, और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा सा मेहनत का काम दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइप का, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे प्रोडक्ट में आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होता है, किस तरह का प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, कहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 देखा जा सकता है, कहाँ 0 हो सकता है, कहाँ इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या क्या कहें, फाइंड द प्रोडक्ट और सर्विस, फाइंड द प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने रियल लाइफ सिचुएशन, कहाँ आपको इलास्टिसिटी 1 मिलेगा, कहाँ आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा, कहाँ आपको लेस देन 1 मिलेगा, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में या किस टाइप ऑफ सर्विस में आपको ये चीज देखने को मिलता है। तो कैसे इसको जवाब कैसे देना है, ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, परसेंटेज के थ्रू से मेरे को कैलकुलेट करें और प्रोडक्ट के बारे में मेरे को बताएं। मैं एक सिंपल बात काम दे रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ करो और प्रोडक्ट फाइंड करो और मेरे को शेयर करो, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं देखूंगा कौन मेहनत कर रहा है। करोगे ना, बहुत नॉलेज बढ़ेगा सर, चाहे विलो बैट हो, नमक हो, आईफोन हो, ठीक है, फैशन प्रोडक्ट हो, एनीथिंग, यू कैन चूज एनीथिंग, जो भी आपको, इसके लिए गूगल करो, चैट जीपीटी करो, ओपन एआई करो, डजेंट मैटर, कहीं से नॉलेज मिले, यूट्यूब देखो, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद दैट, बस आपका नॉलेज बढ़े, यही मेरा इच्छा है। ऐसा पढ़ाई हो जो जिंदगी भर के लिए काम आ जाए सर, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देता है, जब जो मौका देता है लपेट ले लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ। चलो, बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को। डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीटली खत्म हो गया। मैं बोला था सैटरडे को टेस्ट लेना है, ठीक है, ऑफलाइन, जो नहीं आ पाएगा सिर्फ वो ऑनलाइन जरूर दे सकते हो।
इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई। रेडी करो, जिनका पुराना क्लास नहीं हुआ है वो बैकअप ले लो, बैकअप देख के भी एटलीस्ट टेस्ट दो सर, और टेस्ट में जरूर आना, ठीक है। और शायद मैं सैटरडे को अकाउंट्स का बेसिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिन लोगों को अकाउंट्स का जरूरत है उनके लिए, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है, टाटा, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू।